हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ये वीडियो काफी सारा कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? ये दुनिया बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। अगर क्वांटम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे तो हमें बड़ी चीजों को समझने में आसानी होगी। और हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे हमारी दुनिया यानी वो वर्ल्ड जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसके कुछ नियम है यानी फिजिकल लॉज है जो हमें क्लासिकल फिजिक्स बताती है, जैसे न्यूटन के नियम या और भी बहुत कुछ। वैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया के भी कुछ नियम होते हैं और उन्हीं में से एक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये बोलता है किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का एग्जैक्ट मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक साथ कभी भी सटीकता से नहीं बताई जा सकती। क्या यह साबित किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या चीज है। लुई डी ब्रोगली ने कहा था कि हर पार्टिकल जिसके पास मोमेंटम है वो वेव नेचर शो करेगा। तो मास तो हमारे पास भी है और हम चलते फिरते भी हैं, यानी मोमेंटम भी है। तो क्या हम भी वेव नेचर शो करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। चिंता मत करो, मैं ये भी साबित करके दिखाऊंगा। वापस चलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। मैं बहुत सीधे और सरल शब्दों का प्रयोग करूंगा और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को हटा दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मोमेंटम और पोजीशन का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ध्यान दें तो मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और क्योंकि पार्टिकल का मास फिक्स होता है तो मैं मोमेंटम की जगह पर वेलोसिटी शब्द या कभी कभी गति शब्द का इस्तेमाल भी करूंगा। तो कंफ्यूजन मत पाल लेना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें ये फॉर्मूला दिया है। यहाँ पर दिया हुआ डेल्टा पी पार्टिकल के मोमेंटम में अनिश्चितता को बताता है, यानी उसकी गति में अनिश्चितता को बताता है। याद रखना, मैं डेल्टा पी को गति से रिलेट करूंगा। कंफ्यूजन मत पैदा करना। डेल्टा एक्स है पार्टिकल की लोकेशन में आई हुई अनिश्चितता, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी h/4π, वो होती है फिक्स यानी एक कांस्टेंट वैल्यू। अब ये कहां से आई होगी? हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको एक प्रॉपर वीडियो में ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और 4π तो है ही कांस्टेंट, मतलब ये पूरी वैल्यू एक छोटा सा नंबर है। इस वीडियो के लिए थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये छोटा सा नंबर हमें पता है, हालांकि ये आया कहां से वो मैं एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन के हिसाब से अगर पार्टिकल के मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को हम उसकी लोकेशन या उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा इस कांस्टेंट से या तो बड़ी होगी या इसके बराबर होगी, कभी भी इससे छोटी नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सारी चीजें सही हैं, और क्योंकि अब आप इसे हजम कर सकते हो तो अब देखो मेरा कमाल। इस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे एक सवाल का जवाब सोचो, अगर हम अनसर्टेनिटी को कम करें तो क्या होगा? अगर हम अनसर्टेनिटी को कम करेंगे तो हम सर्टेनिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक उदाहरण देखो, अगर मैं ये बोलूं कि आप भारत में रहते हो तो ये एक अनसर्टेन लोकेशन हो गई, क्योंकि आप इतने बड़े देश में कहीं पर भी हो सकते हो। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप भारत में दिल्ली में लाल किले के सामने खड़े हो तो ये एक निश्चित लोकेशन हो गई है, यानी अनसर्टेनिटी को कम कर दिया जाए तो हम एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंच जाते हैं। अब इस इक्वेशन को देखो, अगर मैं डेल्टा एक्स को घटाता हूं यानी लोकेशन की अनसर्टेनिटी को घटाता हूं तो मुझे कांस्टेंट वैल्यू को बनाने के लिए डेल्टा पी की वैल्यू को बढ़ाना ही पड़ेगा। एक और उदाहरण से देखो, जैसे 5 को 20 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है, और अगर मैं 5 की वैल्यू को कम करूं तो मुझे 20 की वैल्यू को बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी 100 की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं 5 वाली वैल्यू को बढ़ाऊं तो मुझे 20 वाली वैल्यू को कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से 100 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसको उस फॉर्मूले से कंपेयर करो, h/4π को हम चेंज नहीं कर सकते, तो अगर मैं पार्टिकल की पोजीशन के करीब पहुंचता हूं तो मुझे उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा, और ये मैं बढ़ाऊंगा नहीं, ये अपने आप बढ़ेगी। और अगर मैं उसकी गति के बहुत करीब पहुंचता हूं यानी पार्टिकल किस गति से जा रहा है वो मैं पता करने की कोशिश करता हूं तो मुझे कभी भी उसकी लोकेशन के बारे में पता नहीं लगेगा। यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन सब बातों से साबित क्या होता है? मेरे शब्दों पे ध्यान दो। यहाँ से हमें यह पता चला कि क्वांटम वर्ल्ड के अनजाने नियमों ने एक लिमिट सेट कर दी है कि यदि आप पार्टिकल की वेलोसिटी का पता करना चाहेंगे तो आपको उसकी लोकेशन के बारे में अनुमान नहीं लग पाएगा या सही अनुमान नहीं लग पाएगा, और यदि आप लोकेशन के बारे में पता करने जाओगे तो आपको उसकी वेलोसिटी का सही अनुमान नहीं लगेगा। चलो इसे प्रूव करते हैं। ये है एक लेजर, हमने लेजर बीम को फायर किया यानी फोटोन को फेंकना शुरू किया। अब ये लेजर बीम एक स्लिट से निकल रही है। जरा सोचो क्या होगा अगर मैं स्लिट के गैप को कम करूं? लेजर डॉट छोटा होता जाएगा। अगर आप ध्यान दें
तो मैं स्लिट के गैप को कम करते हुए फोटोन की एक्चुअल लोकेशन के नजदीक जा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गलत साबित हो जाएगा और पूरी क्वांटम मैकेनिक्स तबाह हो जाएगी। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। आओ दिखाता हूँ कैसे। जैसे जैसे स्लिट का गैप और कम होगा, ये स्पॉट छोटा होने के बजाय बड़ा होना शुरू कर देगा। जिस स्लिट से ये लेजर बीम पास हो रही थी उसका गैप हो गया डेल्टा एक्स। अगर मैं उसके गैप को कम करूं, यानी मैंने उसके डेल्टा एक्स को अगर कम किया, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बचाने के लिए फोटोन्स ने अपने मोमेंटम में बदलाव कर लिया। इसी बदलाव की वजह से वो डॉट और छोटा होने के बजाय फैल गया। है ना कमाल? अरे बिल्कुल कमाल का ही टॉपिक है ये। अभी भी बहुत से लोगों को डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी। ये है ही ऐसा। एक दो बार और फॉरवर्ड रिवर्स करके देख लेना, वीडियो समझ में आ ही जाएगी। दोबारा बताता हूँ। जैसे जैसे डेल्टा एक्स को मैंने कम किया तो पार्टिकल्स ने अपने मोशन, यानी वो जो एग्जैक्ट पाथ फॉलो कर रहे थे, उसमें बदलाव कर दिया, जिसकी वजह से उनका मोमेंटम चेंज हो गया। और यही तो हमें प्रिंसिपल ने बताया था, अगर आप लोकेशन के नजदीक जाओगे तो उनका मोमेंटम या उनकी गति को आप नहीं पकड़ पाओगे। ये देखने में बिल्कुल भी सिंपल नहीं लगेगा, पर क्या करें, क्वांटम वर्ल्ड काम ही ऐसे करता है। वहाँ कोई भी चीज सिंपल लगती ही नहीं है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। हमें चीजें कैसे दिखाई देती हैं? बड़ा सिंपल सा सवाल है। चीजों पर रोशनी टकराती है और टकरा के हमारी आंखों पे आती है और हमें चीजें दिखाई देती हैं। यानी फोटॉन्स चीजों से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आते हैं और हमें वो दिखाई देती हैं। मान लो हमें एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखना है, तो फोटोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो उसके मोमेंटम में चेंज ला देगा, क्योंकि फोटोन के पास भी मोमेंटम है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइट के पास अगर मोमेंटम है तो मास भी होना चाहिए। मुझे लगा ही था ये सवाल कभी ना कभी जरूर आएगा। नहीं, मास नहीं है और ये मैं साबित कर दूंगा। फिलहाल के लिए मान लो कि फोटोन के पास मोमेंटम है और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज ला देगा, या मैं यूं कहूं उसके मोमेंटम को बढ़ा देगा। तो एक समय पर आप एक ही चीज के बारे में सटीकता से अनुमान लगा सकते हो। या तो आप इलेक्ट्रॉन की गति पता कर सकते हो या फिर उसकी लोकेशन। और अगर आप मेरी सारी बातों को जोड़ो तो जब एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो अपने शेल से जंप करता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन जंप के नाम से जानते हैं, और यही है उसका कारण। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ने जंप मारा तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता पाओगे? और गति भी नहीं बता पाओगे। क्यों? घूम रहा है ना सर? अरे सर मत घुमाओ, बहुत मजेदार चीज है। अगर आप एक वेव को देखो तो ऊपर नीचे होते हुए इन रिपल्स में आप कैसे बता पाओगे कि वेव की लोकेशन है कहाँ? ये तो हर जगह पर है, यानी इसकी प्रिसाइज लोकेशन हम नहीं बता सकते। चलो अब वापस चलते हैं फिजिकल वर्ल्ड में देखी जाने वाली वेव पार्टिकल डुअलिटी पर। क्या हम भी वेव नेचर शो करते हैं? आओ बताता हूँ कैसे। बड़ी चीजों में हमें अनसर्टेनिटी क्यों दिखाई नहीं देती? देखो, ये है एक टेनिस बॉल और ये रहा उसका मास। मान लेते हैं वीनस विलियम ने इसे 57 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सर्व किया, तो हम बड़ी आसानी से उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि इस पूरे मोमेंटम में लगभग 1% की अनसर्टेनिटी है। चलो वो भी निकाल लेते हैं। अब जब हम सारी वैल्यूज को एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी आपके सामने है। ये इतनी छोटी है कि हमारी आंखें इसमें फर्क नहीं बता सकती। इसीलिए हमारे आसपास की चीजें जो हमें दिखाई देती हैं उनकी अनसर्टेनिटी हम पता नहीं लगा सकते। अब अगर आप एक फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इसके हिसाब से पार्टिकल का मोमेंटम उसके वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्योंकि हमारा मास बहुत ज्यादा है तो हमारा मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा, और क्योंकि अगर हमारा मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो हमारा वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, यानी हमारा वेव नेचर नेग्लिजिबल होगा। इसीलिए हम एक दूसरे का वेव नेचर आंखों से नहीं देख सकते। वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ी हुई कुछ खास टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।